नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। देखिए फ्रेंड, जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने का जो प्रोसीजर होता है उसके बीच में एक बहुत बड़ा राक्षस बैठा हुआ है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। उस राक्षस का नाम है नॉर्मलाइजेशन। ऑब्वियसली इसके बारे में सब लोग जानते हैं क्योंकि ये राक्षस सभी स्टूडेंट्स के पीछे पड़ा हुआ है और सब लोग यही सोचते हैं कि यार किसी तरीके से इससे पीछा छूट जाए। और फ्रेंड, जब आप किसी भी अनजान लोग को या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचोगे तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये जो राक्षस है ये गवर्नमेंट ने या फिर भर्ती बोर्ड्स ने स्टूडेंट्स के पीछे जानबूझकर छोड़ा हुआ है, जबकि यहां पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स का खून पीने के लिए राक्षस को यहां पर छोड़ा गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, भर्ती बोर्ड या फिर गवर्नमेंट का क्या कहना है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर कब लागू होता है उनके अकॉर्डिंग कि जब किसी भी एग्जाम को बहुत सारी शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है, 20 या फिर 30 शिफ्ट में, जिसमें से कुछ शिफ्ट अगर टफ होती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाता है और जो शिफ्ट इजी होती है उसमें नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स को डाउन कर दिया जाता है, यानी कि कम कर दिया जाता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर होता है। अब मैं भर्ती बोर्ड या फिर गवर्नमेंट से या फिर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंच सके वीडियो। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि भर्ती बोर्ड ने ये कैसे डिसाइड कर लिया है कि ये शिफ्ट टफ है या फिर ये शिफ्ट इजी है, क्योंकि सब कुछ भर्ती बोर्ड के हाथ में होता है। एग्जाम कंडक्ट कराना उनके हाथ में है, एग्जाम पेपर को सेट करना उनके हाथ में है। ये वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये शिफ्ट टफ थी स्टूडेंट्स के लिए या फिर ये शिफ्ट इजी थी। मैं आपको बताता हूं वो क्या आइडिया लगाते हैं। जब एग्जाम बनाते हैं, सेट करते हैं, तब उनको कोई आइडिया नहीं रहता कौन सी शिफ्ट टफ है इजी है, ठीक है, तब वो ध्यान नहीं देते। जब एग्जाम हो जाता है, स्टूडेंट उम्मीद लगा लेता है कि हाँ मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है तो मेरा इसमें नंबर आ जाएगा। उसके बाद जब उनके पास मार्क्स पहुंच जाते हैं, भर्ती बोर्ड के पास, स्टूडेंट के पास नहीं, तब वो आइडिया लगाते हैं किस प्रोबेबिलिटी से कि यार इस शिफ्ट में स्टूडेंट ने काफी अच्छा स्कोर किया है तो इसका मतलब है ये शिफ्ट इजी है क्योंकि ज्यादा लोगों ने इसमें अच्छा स्कोर किया है। और जिस शिफ्ट में कम स्कोर किया है काफी सारे लोगों ने, ये शिफ्ट टफ होगी तो उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन ये दे देते हैं। तो ये प्रोसीजर सरासर गलत है। मैं हमेशा से यार इस राक्षस के खिलाफ बहुत ज्यादा रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ। तो ये प्रोसीजर गलत क्यों है? मान लीजिए कि फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल का ही एग्जाम किसी 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया, सपोज करके चलिए, हमें नहीं पता इनमें से फिलहाल कौन सी शिफ्ट टफ है और कौन सी शिफ्ट इजी है, ठीक है। जो भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट निकाला है कि ये शिफ्ट टफ है इजी है उसको फिलहाल छोड़ दीजिए। ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट 2, इसमें मेजोरिटी स्टूडेंट वो बैठ गए एग्जाम देने के लिए जो बहुत ही पढ़ने में अच्छे हैं, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल जबरदस्त मेहनत की है कि मुझे तो सीजीएल में ही जाना है, महंगे से महंगे कोचिंग की है, महंगे से महंगे कोर्स परचेज किया है, मतलब अपना 100% दिया है। मेजोरिटी स्टूडेंट, 80% स्टूडेंट इस शिफ्ट में वो बैठ गए। और जो ये शिफ्ट है इसमें मेजोरिटी स्टूडेंट वो बैठ गए जो कि पढ़ने में मतलब इतने अच्छे नहीं है, जो ऐसे एग्जाम देने चले गए। इसमें वीक स्टूडेंट बैठ गए 80%, मान के चलिए, ठीक है। अब ये जो शिफ्ट थी, जब इसका रिजल्ट निकल कर आएगा, जब स्टूडेंट एग्जाम देंगे तो इसमें हाईएस्ट स्कोर नहीं होगा क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट होशियार हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनके लिए पेपर कैसा भी हो वो तो अपना 100% पढ़े थे, वो तो अच्छा करके ही आएंगे। तो इसमें हाईएस्ट स्टूडेंट ने काफी अच्छा मार्क्स कर लिया और इसमें वीक स्टूडेंट थे तो इसमें मार्क्स डाउन जाएंगे, इसमें मार्क्स हाई जाएंगे। तो यही देख के भर्ती बोर्ड अपना नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर अप्लाई करता है कि ये शिफ्ट में मार्क्स बहुत हाई जा रहे हैं तो इसका मतलब ये शिफ्ट इजी रख देते हैं और इसमें नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज कर देते हैं। और इस शिफ्ट में लोगों ने बहुत कम स्कोर किया है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन को बढ़ा देते हैं। तो सोच के देखिए, जो इसमें 80% स्टूडेंट वो बैठे थे जिन्होंने 3-3 जी जान लगाकर मेहनत की थी 3-3 साल, उनका तो सब कुछ बेकार हो गया। इसमें 200 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट ने स्कोर किया, एग्जाम देके खुश होते आ रहे हैं कि यार हमारा तो जबरदस्त चला गया, मतलब खुशी मना रही है कि यार इस बार तो शायद हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। और नॉर्मलाइजेशन का जो राक्षस है उसने उनके सभी मार्क्स खा दिए। 200 में से 2 से लाकर स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स डाउन कर दिए गए हैं भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी वो प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। और जहां पर नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट बैठे हैं जो हवा में एग्जाम दे के जा रहे हैं, वो खामखा ही अपनी कट ऑफ को इंक्रीज कर रहे हैं, वो हाईएस्ट मार्किंग लेके जा रहे हैं जबकि वो डिजर्व भी नहीं करते। तो फ्रेंड्स ये हो रहा है, जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो अपना मार्क्स ज्यादा लेकर जा रहे हैं और जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, जो रियली में यार कुछ कर सकते हैं, जो जॉब के काबिल हैं, अच्छी इंस्पेक्टर बनने की पोस्ट के ऊपर जो जा सकते हैं, वो वहीं के वहीं बैठे हैं 200 आउट ऑफ 100 लाकर। तो ये नॉर्मलाइजेशन इतना खतरनाक है। अब मान के चलिए भर्ती बोर्ड कहता है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है।
सबसे पहले तो मैं यही कहता हूं, ये जो मैंने बताया ये नुकसान है। कितने सारे स्टूडेंट्स को यहां पर नुकसान हो रहा है, जो पढ़ने में रियली में अच्छे हैं, जिन्होंने मेहनत किया, उनका तो नुकसान हो रहा है, ये तो था नुकसान। अब बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों नहीं है और गवर्नमेंट या फिर भर्ती बोर्ड ये समझ क्यों नहीं रहा। एक तरफ तो भर्ती बोर्ड कह रहा है कि बहुत सारी शिफ्ट में अगर एग्जाम हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन मैं ये कहता हूं और मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर जितने भी ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं वो भी यही कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताइए, मान लीजिए कि मेरे सामने भर्ती बोर्ड बैठा है, मैं उनसे कह रहा हूं यहां पर नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत है। अब जब एसएससी सीजीएल का ही मान लीजिए आप एग्जाम बना रहे हैं और स्टूडेंट एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठेंगे, एसएससी सीजीएल का एक प्रॉपर सिलेबस होता है कि जब वैकेंसी निकली एक सिलेबस भी निकलता है, स्टूडेंट उस सिलेबस को देखकर अपनी तैयारी शुरू कर देता है कि हाँ ये सिलेबस है, इस सिलेबस में से किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पेपर किसी भी लेवल का आ सकता है, लेकिन इसी सिलेबस में तो आएगा। तो ये स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सिलेबस है, ये मुझे कवर कर लेना है, ये सीजीएल का सिलेबस है। और वही सिलेबस जब एक एग्जामिनर या फिर जो पेपर बनाता है, भर्ती बोर्ड बनाता है, उसके पास वो सिलेबस होता है, उसकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसी सिलेबस के अंदर से हम पेपर बनाएं ताकि स्टूडेंट एग्जाम में बैठे। तो फिर ये बताइए, जब सब कुछ भर्ती बोर्ड के हाथ में है, एग्जाम को कंडक्ट कराना भर्ती बोर्ड के हाथ में है, पेपर को सेट करना भर्ती बोर्ड के हाथ में है, तो फिर जब डिफरेंट शिफ्ट में आपको पेपर कराना ही है, तो ये पेपर का लेवल डिफरेंट कैसे हो जाता है। जब सेम सिलेबस में से पेपर बन रहा है तो शिफ्ट का लेवल अलग अलग कैसे हो गया, कुछ शिफ्ट टफ हो गई, कुछ शिफ्ट इजी हो गई, कुछ मॉडरेट हो गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है। सभी शिफ्ट का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए ना, जब सेम सिलेबस से पेपर बन रहा है। स्टूडेंट के लिए पेपर टफ केवल एक ही कंडीशन में होगा, अगर कोई एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट है और सिलेबस वो एसएससी सीजीएल का ही कवर किया है, तो पेपर टफ उसके लिए तब होगा जब एग्जाम में उसे यूपीएससी आईएएस के सिलेबस से क्वेश्चन रख दिए जाए, तब उसके लिए वो टफ होगा। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं, जब सब कुछ भर्ती बोर्ड के हाथ में पेपर सेट करना, फिर पेपर का लेवल सेम क्यों नहीं रहता। अगर 30 शिफ्ट में भी पेपर हो रहा है तो सभी शिफ्ट का पेपर सेम क्यों नहीं रहता, लेवल सेम क्यों नहीं रहता, सब कुछ ऊपर नीचे कैसे हो जाता है। तो सेम रहना चाहिए, फिर कोई भी यहां पर शिकायत नहीं करेगा। और जब एग्जाम का लेवल सेम रहेगा फिर नॉर्मलाइजेशन की यहां पर जरूरत ही क्या है। तो आप ही सोचिए, मान लीजिए कि फ्रेंड्स 3 स्टूडेंट है, भर्ती बोर्ड के रेफरेंस से मैं आपको बता रहा हूं, 3 लेवल के स्टूडेंट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। सेम पेपर है, एक ही शिफ्ट में, एक ही शिफ्ट का पेपर तीनों को दे दिया गया, लेकिन इन तीनों का जो स्टेटस है वो डिफरेंट है। ये वाला जो है ये बहुत वीक है पढ़ने में, ये वाला जो मॉडरेट लेवल का है, और ये वाला जो स्टूडेंट है ये बहुत ही अच्छे लेवल का है, यानी कि होशियार है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। सेम पेपर तीनों को दे दिया गया। अब जो वीक स्टूडेंट है, पेपर देने के बाद वो क्या बोलेगा, जब उससे पूछा जाएगा कि पेपर कैसा था, वो वीक स्टूडेंट ऑब्वियसली यही बोलेगा कि यार पेपर तो बहुत टफ था, ठीक है, मुझसे नहीं हो पाया, उसके लिए टफ हो गया। वही पेपर, सेम पेपर मॉडरेट लेवल का ये बोला कि हाँ पेपर एवरेज था, ठीक ठाक था, मैंने ठीक ठाक कर लिया। और जो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो क्या बोलेगा, उस पेपर को बोलेगा कि पेपर इजी था, इस स्टूडेंट के लिए पेपर इजी था। पेपर तो सेम था, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो मिला जुला आ रहा है। तो फ्रेंड जो पेपर का लेवल है वो स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा वेरी करता है। ये भर्ती बोर्ड को शायद पता नहीं है, या फिर पता भी होगा, जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं, सभी के अकॉर्डिंग पेपर एक जैसा नहीं हो सकता। स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग अगर सेम पेपर भी दे दिया जाए तो कुछ स्टूडेंट उसको टफ बोलेंगे, कुछ ईजी बोलेंगे, कुछ उसको एवरेज लेवल का एग्जाम बोलेंगे। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है। इसके मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूं कि यार नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। 3-3 साल से बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं खुद नॉर्मलाइजेशन का शिकार हूं यहां पर, शायद आपको नहीं मैंने आज तक बताया होगा, ऐसा मेरे साथ हुआ है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैं निकाल के ले गया था, पता नहीं किस्मत थी क्या था। लेकिन मुझे बहुत तगड़ा झटका लगा था जब मैंने फाइनल अपना एक बार रिजल्ट देखा था, और जब ये नॉर्मलाइजेशन नया नया आया था, तो खुद मैं इसका शिकार हूं, इसी वजह से मैं इसके हमेशा खिलाफ रहा हूं। तो फ्रेंड्स ये जो मुद्दा चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, किसी को भी यार पीछे नहीं हटना, क्योंकि काफी सारी सिचुएशंस हो रही हैं। एक तो मार्क्स घटे जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो कैंडिडेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं। पेपर अगर इजी बना है वो तो भर्ती बोर्ड ने बनाया है ना, अब स्टूडेंट तो अपना 100% दे के आया, स्टूडेंट को तो आप दोबारा से चांस नहीं दोगे। आपने पेपर बनाया और स्टूडेंट उसमें से 200 में से 200 करके आ गया, उसने तो मेहनत की थी, अब उसमें उसकी क्या गलती है, 200 में से 200 करके आया, फिर भी उसको चांस नहीं मिला। अब अगले बंदे की वहां पर एज लास्ट हो तो वो क्या करेगा, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये भर्ती बोर्ड की गलती है जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर डाल देता है।
तो यार ये बहुत बड़ा इशू है। तो जितने भी इशू चल रहे हैं, एक तो रोजगार तो वैसे ही नहीं, थोड़ी बहुत वैकेंसी निकलती है, उसके ऊपर वही पेपर लीक वगैरह, पता ही कितने ड्रामे होते हैं। वैकेंसी आती है, 3-3 साल तक रिजल्ट अटका हुआ है। एसएससी जीडी वाले अभी तक रो रहे हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमारा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। सीजीएल 2018 वाले अब तक फिर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल वाले अटके हुए हैं। तो मतलब बहुत बुरी हालत चली हुई यार सिस्टम की, कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आखिर नौकरी कब मिलेगी। नौकरी 3-3 साल पहले के अनाउंस हो रखी है, वो वैकेंसी अभी तक नहीं आती। पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब स्टूडेंट की बुरी हालत कर रखी है। तो फ्रेंड्स, ये जो आग चली है, जो भी चला है, इसको प्लीज रुकने मत दीजिएगा। सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ यार कराना है। जितने भी ये मुद्दे उठ रहे हैं, जिस चीजों से हमको गुजरना पड़ रहा है, तो प्लीज डेट याद रखिएगा, 25 फरवरी सुबह 11 बजे ट्वीट करना है। एक बार फिर से लिख देता हूं, सभी लोगों को वैसे पता तो हो गई, #मोदी रोजगार _2। तो ये आपको ट्वीट करना है, ट्रेंड कराना है। 10 मिलियन ट्वीट होने चाहिए फ्रेंड्स। 1-2 मिलियन से कुछ नहीं होता, 10 मिलियन पे पहुंचने हैं। तो इसीलिए एक डेट हमने यहां पर रखी हुई है, 25 फरवरी at 11 AM। ठीक है, याद रखिएगा और टैग करिएगा नरेंद्र मोदी पीएमओ, और साथ ही आप मुझे भी टैग कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर @SonuRSMN के नाम से आपको मिल जाऊंगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कितने लोग ट्वीट कर रहे हैं, क्या क्या प्रोसीजर चल रहा है। तो आप मुझे भी टैग कर सकते हैं इसको, और मैं भी प्रॉपर ट्वीट करने में लगा हूं, आप वहां से भी रीट्वीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन का भी यार बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी हटा के रहना है, क्योंकि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा राक्षस है जो कि यार मेहनत कर रहे हैं उन स्टूडेंट को खाता जा रहा है, और इसीलिए ही तो भविष्य खतरे में है। क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो तो घर पे बैठे हुए हैं, जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो बहुत गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यार चलिए मिलते हैं 25 फरवरी को सुबह 11 बजे। लाइव करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों यार शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पर, और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।